ये फिजिक्स पीयूसी फर्स्ट ईयर या 11th का फिजिक्स टेक्स्ट बुक का पार्ट 2 का ओवरव्यू। कंटेंट्स देखेंगे हम और डिस्कस करेंगे इन चैप्टर्स के लिए जो हम पार्ट 2 में इनकाउंटर करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। इन चैप्टर्स के लिए हमारे लिए प्री रिक्विजिट क्या क्या रहने वाला है उसे हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, so as to like so as to get an idea whether like we what are the things that we need to study before jumping on to the PUC first year or the 11th physics। तो सबसे पहली चीज जो है पहला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी ऐसे प्रॉपर्टीज जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड हैं। यानी कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल को आप स्ट्रेच अगर करेंगे तो क्या होगा, या अगर उसके ऊपर आप बहुत सारा लोड अगर डाल देंगे तो क्या होगा। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। चैप्टर ग्रेविटेशन में एक पार्ट था थ्रस्ट एंड प्रेशर नाम का, उसमें हम ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। और जैसा कि हमने 10th स्टैंडर्ड में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर में भी मेटल्स के डक्टिलिटी और माल्यबिलिटी के बारे में जो हमने पढ़ा था वो भी इसी से रिलेटेड है। डक्टाइल इसलिए ज्यादा है क्योंकि दे कैन विथस्टैंड बीटिंग, they can withstand stretching, that's why they are ductile. They can withstand strain, that's why they are ductile. Sorry, they are ductile. The metals which are ductile, they are ductile because of the property that they can withstand a lot of strain. नहीं, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेन को सस्टेन कर सकने वाला है वो गोल्ड है। जैसा कि हमने देखा था 10th स्टैंडर्ड में एक ग्राम गोल्ड यानी 1 ग्राम गोल्ड को अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो इट कैन मेक अप टू 2 किलोमीटर्स वायर। ऑफ कोर्स उसकी थिकनेस बहुत कम होगी, बहुत ही मिनिस्कल थिकनेस होगी, हेयर से भी कम। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यानी सॉलिड के ऊपर अगर आप थ्रस्ट लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे या फिर उसको खींचेंगे, स्ट्रेन करेंगे सॉलिड को तो क्या होगा, और कौन कौन से सॉलिड के साथ हम कितना स्ट्रेन कर सकते हैं, कितना उसके ऊपर स्ट्रेस डाल सकते हैं, और जो मेटल्स या जो सॉलिड्स ज्यादा स्ट्रेन सस्टेन कर सकते हैं तो उनका हम क्या यूज कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ लॉज वगैरह है जैसे कि हुक्स लॉ वगैरह, स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड। देखो बेटा, ये फिजिक्स जो है इसमें आपको कंटिन्यूअसली मैथमेटिकल फॉर्मूले वगैरह देखने मिलेंगे। आपको कहीं पर भी सिर्फ थ्योरी, कंप्लीटली थ्योरी ऐसे नहीं मिलेगा। हर चैप्टर में आपको कोई ना कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन एंड ऑल आपको देखने मिलेगा। तो उस हिसाब से आप लोग अपना माइंड बनाइए। फिर इलास्टिसिटी क्या चीज है उसके बारे में कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, और फिर एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी इलास्टिसिटी यानी ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन को सस्टेन करने वाले जो मटेरियल हैं उनकी उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यानी रियल वर्ल्ड में उसकी यूटिलिटी क्या है। देखो एट द एंड ऑफ द डे
हम जो भी साइंस पढ़ेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी साइंस हो, हम जब पढ़ रहे हैं तो हम इसलिए उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, ताकि जो भी चीजें, जो भी फेनोमेना हम पढ़ रहे हैं, उसका हम रियल वर्ल्ड में कोई एप्लीकेशन निकाल सकें और हमारी लाइफ थोड़ी बहुत आसान हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये चैप्टर है। अगेन जैसे मैंने बताया आपको, प्रेशर के बारे में, जैसा कि हम 9th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्लूइड फोर्स और अपवर्ड थ्रस्ट, फ्लूइड्स की अपवर्ड थ्रस्ट एंड ऑल, वहां पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लिए थे। इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया था और उसमें सिर्फ थेरोटिकल पार्ट था। अब यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन है यहाँ पे, और विस्कोसिटी है, और फ्लो की जो प्रॉपर्टी है, उनकी फ्लूइड्स के फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोगों को पता नहीं है शायद कि फ्लूइड का यूज करके, यानी वाटर का यूज करके, वाटर के जेट का, वाटर जेट का यूज करके, यानी वाटर के फ्लो के प्रेशर का यूज करके, वाटर जेट का यूज करके मेटल्स को कट किया जाता है। वाटर जेट कटिंग नाम की जो है ना, कोई भी आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वीडियो मिल जाएगी आपको, वाटर जेट कटिंग नाम से। यानी इतना वो अच्छे से कट कर सकता है वाटर जेट। अगर आप हाई प्रेशर वाटर जेट से अगर आप मेटल्स को कट करने की कोशिश करेंगे तो इट्स सो लाइक एक्यूरेट एंड एफिशिएंट। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को फ्लूइड के हमको स्टडी करना है। ऑफ कोर्स वाटर जेट कटिंग के बारे में नहीं पढ़ना है, बट जस्ट मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको। प्रेशर के बारे में पढ़ना है। प्रेशर के बहुत सारे टाइप्स हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और फिर प्रेशर जैसे कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है, आउटर एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है, सी लेवल पे जो प्रेशर होता है, और फिर हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है, उसके बारे में ब्रीफली हमने थोड़ा सा पढ़ना है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर फ्लो के बारे में पढ़ना है। फिर बर्नौली, ये एक फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने फ्लूइड से रिलेटेड कुछ रिसर्च की, तो उनका प्रिंसिपल हमने पढ़ना है। फिर विस्कोसिटी, यानी कोई कोई भी फ्लूइड कितना तेजी से फ्लो हो सकता है और कितना स्लोली फ्लो होता है, इसके बारे में हमें जानना है इंशाल्लाह। फिर है सरफेस टेंशन। जैसे कि 9th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ्लूइड जो है वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखने की कोशिश करता है। कोई भी फ्लूइड जो है वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखने की कोशिश करता है। तो सरफेस टेंशन उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और फिर इस सरफेस टेंशन की वजह से क्या क्या होता है, कौन कौन से फेनोमेनाज हमको देखने मिलते हैं, ये सब हम इन टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स काफी इजी चैप्टर है आप लोगों के लिए, आपको समझने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए काफी आसान होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स काफी आपको इमेजिन करना पड़ेगा और काफी इसको डिस्कस करना पड़ेगा, और इसके जो डेरिवेशंस हैं एक बार अगर आप समझ गए तो बहुत ज्यादा ये आसान हो जाएगा आपके लिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये चैप्टर आप एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हैं, काफी आसान है। अगर आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मैंने बताया कि एनसीईआरटी रीडर से भी आप पढ़ सकते हैं, काफी आसान है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ये जो चैप्टर है, ये अपना कुछ दिनेश पब्लिकेशन की कोई बुक आती है, अगर आपके किसी फ्रेंड के पास हो तो, अवेलेबल हो तो
लेकर आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी उस बुक में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी है, डेरिवेशंस वगैरह टू द पॉइंट है, काफ़ी आसानी से आप इसको ग्रास्प कर सकते हैं रादर देन गोइंग इन डेप्थ। फॉर स्टार्टर्स ये आप जो है दिनेश पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें से आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एडिशन हो चलेगा, उसमें से पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं डायरेक्टली आप लोगों को 3 चैप्टर्स का जो है ना ये बता रहा हूँ। देखिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स और हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इन तीनों चैप्टर्स को आपने यूं समझना है कि ये तीनों चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो यहाँ पे ऐसा है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है शुरू होता है सॉलिड्स से। सॉलिड्स के थर्मल प्रॉपर्टीज जैसे कि एक्सपांशन है, सॉलिड्स एक्सपांड होते हैं, जैसा 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने हीट चैप्टर में पढ़ा था कि सॉलिड्स जो है हीट करने पर एक्सपांड होते हैं, इसलिए जो सीमेंट कंक्रीट वाली रोड होती है, उस रोड में जो रॉड्स होते हैं, मेटालिक रॉड्स होते हैं, इसलिए हम उनको समर सीजन में रोड्स के बीच में गैप क्यों रखा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। तो हम ये बोलते थे कि भाई समर सीजन में मेटालिक रॉड्स में थर्मल एक्सपांशन होता है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि रोड जो है एक्सपांड हो जाए, और एक्सपांड होने की वजह से हो सकता है कि रोड में क्रैक्स आ जाएं। तो वो रोड में क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, हम ये बोलते थे कि भाई रोड के थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे हम क्या करते थे कि रोड के अंदर सेक्शंस करते थे, 1-1 इंच का जो है ना हल्का हल्का हम गैप रखते थे, ताकि अगर थर्मल एक्सपांशन भी हो मेटालिक रॉड्स में तो रोड ब्रेक ना हो और ऐसे ही हमें सर्विस दे। तो खैर, वो एक हो गया। टेम्परेचर और हीट के बारे में है। टेम्परेचर क्या चीज़ है, टेम्परेचर की डेफिनेशन, टेम्परेचर का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है यहाँ पे, और फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस और उसके मीनिंग के बारे में है। और हीट क्या चीज़ है, हीट जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हीट एनर्जी है। तो हीट और टेम्परेचर का रिलेशन और काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन यहाँ पे हम देखेंगे। डेरिवेशन है, डेरिवेशन के साथ हमको चलना पड़ेगा। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, तो उसके बारे में है। आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टेम्परेचर से रिलेटेड। अगर आप लोगों को फिर से पढ़ना है तो या तो आप 7th स्टैंडर्ड की हीट की हीट का टॉपिक उठा लीजिए 7th स्टैंडर्ड का, या अगर आपको फिर से मतलब अगर आपको रिवाइज करना है तो 8th स्टैंडर्ड की ओल्ड सिलेबस की बुक उठा लीजिए, उसमें से आपको टेम्परेचर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि टेम्परेचर कन्वर्शन फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू फ़ारेनहाइट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर थर्मल एक्सपांशन, जैसे कि मैं बताया आपको, थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड देन गैसेस। हाँ अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कैलोरीमेट्री, हाँ, और चेंज ऑफ स्टेट, हीट ट्रांसफर और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखिए, थर्मल एक्सपांशन तो जैसे मैं बताया आपको 8th स्टैंडर्ड की हीट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा स्पेसिफिक हीट, ये एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। कैलोरीमेट्री भी एक नया टॉपिक है। चेंज ऑफ स्टेट के बारे में जो है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 9th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा था। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, उसको थोड़ा सा इन डेप्थ अच्छे से पढ़ लीजिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है आपका
आइस आइस जाकर जो है ना वाटर में कन्वर्ट होता है। तो जब तक कंप्लीटली सारा का सारा आइस जब तक कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट नहीं होता तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होता थर्मोमीटर में। ये एक्सपेरिमेंट हम 9th स्टैंडर्ड में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर में हम देख चुके हैं। तो उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। चेंज ऑफ स्टेट से रिलेटेड आपको काफी उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद एक 2-4 दिन में इंशाल्लाह मैं इससे रिलेटेड 9th स्टैंडर्ड के एक एक चैप्टर के एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज या क्विज टाइप में कुछ वीडियोस में लेकर आऊंगा। तो आप लोग अगर आप चाहते हैं कि वैसे वीडियोस में लेकर आऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं आगे हीट ट्रांसफर के बारे में। जैसा कि 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर में देखा था कि हीट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी आप लोगों ने की थी। वहां पे क्या हो रहा था, हीट ट्रांसफर हो रही थी। तो हीट ट्रांसफर कैसे कैसे होती है, क्या क्या मेथड्स से हीट ट्रांसफर होती है, और what are the ways in which heat gets transferred from one form of matter to another form of matter or one substance to another substance, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन है। और इसके बाद लास्ट जो है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। कूलिंग के बारे में काफी हम लोग लाइक जब 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आपको नहीं होगा पता नहीं, बट 8th स्टैंडर्ड में हीट से रिलेटेड और टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। और फिर 9th स्टैंडर्ड में भी इवेपोरेशन और कूलिंग ऑफ एनवायरनमेंट ड्यूरिंग समर सीजन, उससे रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था कि जैसे कि आप एक आइस आइस कूल वाटर बॉटल आप जो है रेफ्रिजरेटर से निकाले, यू हैव टेकन आउट आइस कोल्ड water bottle from refrigerator and it is ice cold, completely solid. Now it does not have any water particles on its outside surface, yet you can see after a few moments that you have taken it out, you can see water droplets accumulating on the outer periphery or outer surface of that ice cold bottle. What is the reason? The reason was that the cold water bottle was cooling up the environment of its vicinity, यानी अपने आसपास के environment को वो cool कर रहा था, जिसकी वजह से उसके आउटर सरफेस पर की जो एयर है वो कूल होकर जो है सो वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पे वो एयर कूल होकर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर इट स्टार्टेड फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ दैट कोल्ड वाटर बॉटल। तो वो मैं बताना ये चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग 9th स्टैंडर्ड में ये फिनोमेना मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसको रिवाइज कर लीजिए और उसका एक तरह से आप लोग ये समझ सकते हैं कि उसका एक एक्सटेंशन आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में नजर आएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए उस चैप्टर को और इन डेप्थ पढ़ने की। जैसे कि मैं बताया आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, कूलिंग, और इससे रिलेटेड उस चैप्टर में अच्छे से आप लोग सब्लिमेशन, फ्यूजन और कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए 9th स्टैंडर्ड के मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर में। काफ़ी आप लोगों को इसमें इससे फ़ायदा होगा। यही फिजिक्स ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री में भी इससे फ़ायदा होगा। चलिए हम टॉपिक से भटकते नहीं, आगे देखते हैं थर्मोडायनामिक्स।
जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, थर्मोडायनामिक्स यानी थर्मो यानी थर्मल, थर्मल यानी हीट, यानी किसी भी सब्सटेंस को, यानी यहाँ इस चैप्टर में हम एक्चुअली देख रहे हैं लिक्विड्स को और गैसेस को। अगर हम लिक्विड्स और गैसेस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? थर्मल यानी हीट, अगर हम लिक्विड्स और सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस यानी फ्लूइड्स को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा और उससे हम क्या डायनामिक्स यानी उससे हम क्या वर्क निकाल सकते हैं, किस टाइप का वर्क हम उससे निकाल सकते हैं, क्या काम हम उससे ले सकते हैं थर्मोडायनामिक्स से। यानी हीट की वजह से जो एक्साइटेड काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड्स को यानी लिक्विड्स और गैसेस को अटेन होती है, तो वो हाई काइनेटिक एनर्जी का हम क्या यूज कर सकते हैं, उस हाई काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे वर्क में ला सकते हैं, किस काम में हम उसको ला सकते हैं, बेसिकली इसके बारे में हमको थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर में जानना है। और आप लोगों को शायद पता होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बट थर्मोडायनामिक्स का यूज ऑटोमोबाइल्स और ये जो हमारे बाइक्स वगैरह होते हैं उनकी वर्किंग में, उनके इंजन की वर्किंग में काफी इसका यूज होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है, और थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज होते हैं उसके बारे में है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हीट, जब आप फ्लूइड्स की बात करते हैं तो हीट, उससे रिलेटेड हीट, और फिर इंटरनल एनर्जी और वर्क क्या चीज है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, स्टीम इंजन आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है पता नहीं, बट आप लोग स्टीम इंजन के बारे में मालूमात, इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए, काफी वो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। हीट इंजन पर सबसे पहले जो 1853 में रेलवे जो इंडिया में चलाई गई, मुंबई से थाने शायद, तो उस रेलवे में जो इंजन था वो स्टीम इंजन ही था। तो इस चीज को जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर फर्दरिंग आवर कॉन्सेप्ट्स। तो आप लोग हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क के बारे में, जैसा कि स्टीम इंजन मैंने बताया आपको, स्टीम का वर्क क्या होता है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए। रोज आप लोग in your household you can see many times that when you are boiling water in a vessel, when water gets converted into steam, and it and you can see, then when the water is starting to boil, at one point it will move the lid away, यानी उस पर का जो गर्म पानी के ऊपर का जो ढक्कन होता है वो ढक्कन हट जाता है। किसकी वजह से? वो स्टीम या भाप की के प्रेशर की वजह से। तो इस सब, these are all our day to day life phenomena, जिनको हम ज्यादा उतना ऑब्जर्व नहीं करते, इसकी वजह से हम उनका यूज भी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिर से हमको पढ़ना है। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, जैसा कि वही फिर से मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इस चैप्टर में हम देखे थे कि एक पिस्टन है, पिस्टन में हमने जो है ना, एक सॉलिड रखा था, एक
सिरिंज लिया था, सिरिंज में एक पिस्टन लगा हुआ था। पिस्टन लगाने से पहले हमने एक सॉलिड रखा, फिर उसमें फिर लिक्विड रखा, फिर एक में गैस रखा। तो उस पिस्टन को मूव होने के लिए सबसे आसान कौन सा था? गैस। गैस वाला जो सिरिंज था वो, उसमें पिस्टन का मूव होना आसान था। तो एक छोटा सा हमने क्या किया कि एक हम यहाँ पे हमने ये बताया कि प्रेशर अगर आप सॉलिड पर डालेंगे, उस एक्टिविटी से हमने ये कोशिश की थी कि प्रेशर अगर हम सॉलिड पर डालेंगे तो क्या होगा, प्रेशर अगर हम लिक्विड्स पर डालेंगे तो क्या होगा, और प्रेशर हम अगर गैसेस पर डालेंगे तो क्या होगा। इससे रिलेटेड हमने एक और एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को जब हाई प्रेशर पे हमने मिक्स करने की कोशिश की तो उससे हमको मीथानोल यानी मीथिल अल्कोहल हासिल हुआ था। मीथिल अल्कोहल वाज द प्रोडक्ट व्हेन वी कंप्रेस्ड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड योर हाइड्रोजन gas at high pressure of 346 atmosphere। तो टेम्परेचर चेंज करने से या प्रेशर चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से या प्रेशर चेंज करने से अपने मटेरियल के ऊपर या फ्लूइड्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उस सब के बारे में हमने ब्रीफली वहां पे पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। यहाँ हमने इसे इक्वेशंस के फॉर्म में, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें इन्हें पढ़ना है और बहुत इन डेप्थ, इन डिटेल पढ़ना है ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर बार बार आपको काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन, हीट, हीट और वर्क, वर्क और हीट, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स का यूज होता हुआ दिखेगा आपको इस चैप्टर में। फिर हीट इंजन्स, रेफ्रिजरेशन का हीट इंजन्स क्या होते हैं, जैसे मैं बताया आपको कि जो पहले के जो ट्रेन्स होते थे वो स्टीम स्टीम जनरेटेड हीट इंजन्स होते थे। और उसके उस प्रिंसिपल के बारे में हमको जानना है। फिर रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। यानी कोई एक सिस्टम है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस जैसे कि एसीटोन और वाटर का सेपरेशन, इसको केमिकल प्रोसेस तो नहीं बोलेंगे बट इट्स अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। तो रिवर्सिबल, क्या ये रिवर्सिबल है और क्या ये इरिवर्सिबल है, इस टाइप के प्रोसेसेस, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कार्नोट इंजन, मैं जो भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड का इससे रिलेशन है, तो वहाँ के चैप्टर्स का रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग वहाँ जाकर उन चैप्टर्स को और थोड़ा अच्छे से स्टडी कीजिए। और उम्मीद करता हूँ आप लोग जब स्टडी करेंगे तो आपको ये पीयूसी फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर्स हैं इनमें ट्रांजिशन होना उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी चैप्टर है बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते हैं इसको। तो मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर यानी मैटर को हम कहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि एवोगाड्रोस नंबर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर में आप लोगों ने, आपको याद होगा एक एवोगाड्रोस नंबर और मोल्स और मोलर मोलर मास, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर में देखे थे। उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फिर उसके आगे है बिहेवियर ऑफ गैसेस
गैसेस की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने मैटर इन आर सराउंडिंग्स में अच्छे से पढ़ी थी कि दे आर ऑलवेज हिटिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और उससे क्या होता है, फिर अगर गैसेस को अगर हम एनर्जी देंगे तो और क्या होगा, और उससे हम क्या क्या एप्लीकेशंस निकाल सकते हैं, उससे और क्या क्या हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी। फिर मीन फ्री पाथ यानी पार्टिकल्स के मोशन से रिलेटेड है किसी भी एक सिस्टम में, यानी एक अगर आप क्लोज्ड वेसल में अगर आप किसी फ्लूइड को हीट कर रहे हैं तो उसके अंदर पार्टिकल्स का मोशन कैसे होगा और क्या उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं और उसकी एडवांटेज हम किस तरीके से ले सकते हैं, इस सब से रिलेटेड ये टॉपिक्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 14 ऑसिलेशंस। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने मोशन चैप्टर 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और उससे पहले भी हम 8 स्टैंडर्ड में या उससे पहले इसके बारे में 7 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, उसका डिफरेंस है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये तो 9 स्टैंडर्ड वाला है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक्स क्या है इसके बारे में जानना है। एक्चुअली ये जैसा कि आपका साउंड लेसन था उससे आप इसको एनालॉगस समझ सकते हैं साउंड लेसन से। तो एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सम सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन ऑफ वाटर वेव्स एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी का एक एक्सटेंशन आप समझ सकते हैं जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा इंशाल्लाह ऑसिलेशंस चैप्टर का, तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। साउंड लेसन अगर आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेंगे तो आपको काफी ये दो चैप्टर समझने में आसानी होगी, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। नेक्स्ट है हमारा वेव्स चैप्टर, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या है? सबसे पहले तो ट्रांसवर्स वेव्स, जैसे कि मैं बताया आपको साउंड लेसन में हम देखे थे ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। 8 स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने देखा था और इसकी इक्वेशन भी आपने निकाली थी, इसके डायग्राम्स भी आप लोगों ने ड्रॉ किए थे, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और बहुत सारा इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था 8 स्टैंडर्ड में भी। फिर 9 स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने इसका इन डेप्थ स्टडी किया। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। स्पीड ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी दो वेव्स जब एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, दो वेव्स आपस में जब कनेक्ट होंगे, तो दो वेव्स आपस में जब इंटरसेक्ट होंगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स देखना है। रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है? किसी भी एक सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद फिर से वापस उसी प्लेन में आना किसी भी चीज का, चाहे वो साउंड वेव हो या लाइट हो। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अगर आप लोगों को थोड़ा ड्राई लगा या कहीं पे बोर हुआ तो पार्डन मी फॉर द लेंदी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आई थॉट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। काफी वीडियो लंबा हो चुका है।
आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि पीयूसी में जाने से पहले कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे जो प्रीवियस ईयर्स की स्टडीज़ के हमको पीयूसी में पढ़ना है, उन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों के लिए पीयूसी काफ़ी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश यही है कि तकरीबन चीज़ें मैं कवर किया यहाँ पे। कोशिश यही है कि आप लोगों को ट्रांज़िशन में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो, काफ़ी आसानी से आप लोग जो है सो पीयूसी फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो आसानी से समझ सकें इंशाल्लाह। आगे मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे ओवरव्यू लेकर आऊँगा, तो आप लोग देखते रहिए इस चैनल को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।